Welcome to another episode of Chatboard. Today I have a special guest with me. इनके बारे में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अच्छी डेजिग्नेशन अगर आप बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि किसी इंसान ने को वाकई यार इंटरनेशनल ब्रांड में कुछ अचीव किया है, कोई पोजीशन अचीव की है, सो ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी मिस्टर मोहसिन मुजफ्फर। इनका कोई इंट्रोडक्शन मैं ज़्यादा दूँ तो उससे बेहतर ये है कि मैं ये कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन एक बहुत मैनर्ड वे में समझा सकते हैं कि हाउ ही बिकेम द काइंड ऑफ बिग गन ही इज़ राइट नाउ, और कहाँ से उन्होंने सारा स्टार्ट किया। सर एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट में होता ये है कि हम इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक से लेना चाहते हैं कि ज़रा बचपन से लेके बड़े होने तक आपने जो जो चीज़ें की हैं और फिर माशाल्लाह द काइंड ऑफ पोजीशन यू हैव अचीव्ड वहाँ तक का सफ़र। सो काइंडली अपने इंट्रोडक्शन से खुद हमें थोड़ा सा समझाएं हमारी ऑडियंस को भी। जी, फर्स्टली कासिम, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं कि जो शायद सही नहीं है, लाइक बिग गन या इस तरह की चीज़ें। सो बट थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड। सो जी, मैं पेनियर को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ कंट्री मैनेजर इन पाकिस्तान। पिछले तकरीबन 4.5 साल से मैं पेनियर के साथ हूँ। ओवरऑल ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है, ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री, उसमें पिछले तकरीबन 7 साल से हूँ। और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैं सम हाउ द अदर टेक्नोलॉजी को जो फील्ड है उसके साथ अटैच रहा हूँ। आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर बैक इन 2008 और उसके बाद फिर ओडेस्क के साथ काम किया एज देयर कंट्री मैनेजर। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स थे बोथ इन पाकिस्तान एंड इन यूएस, उसमें इन्वॉल्व रहा। तो अभी बस यही कोशिश है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है उसको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको हेल्प कर सकते हैं और किस तरह उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके, और इसके अलावा अगर उनके अदर देन फाइनेंशियल मैटर्स कुछ उनको हेल्प चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकें। ओके सर, ये आपने एक बात की कि 2008 में आप फ्रीलांसिंग में थे एंड देन यू मूव टूवर्ड्स द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ ओडेस्क। तो ये जो सफ़र था ये कैसे था? क्योंकि हम लोग बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं और शायद बहुत सारे लोगों को आपका जॉब अट्रैक्ट करता हो, आपकी पोजीशन अट्रैक्ट करती होगी कि भाई मुझे भी कंट्री हेड बनना है, मुझे भी कंट्री मैनेजर बनना है, और चलो पेनियर के नाम से ही चलो मैं फाइवर का कंट्री मैनेजर बनूंगा। पता नहीं बनाते भी हैं या नहीं बनाते, बट स्टिल हाउ डिड यू become like this to this part of your career? सो पहली जो आपने बात की है ओडेस्क के हवाले से, उसमें यह था कि जब मैंने ओडेस्क पे काम शुरू किया था एज अ फ्रीलांसर मैंने काम शुरू किया था, एंड आई थिंक मैं काफ़ी लकी रहा इस चीज़ में कि जब मैंने आई थिंक रात को कोई 1-1:30 बजे के करीब अपनी ओडेस्क पे प्रोफाइल बनाई और तब उस पर कुछ टेस्ट्स होते थे, वो टेस्ट्स किए। Okay. और उसी दिन जब मैं फिर यानी नेक्स्ट सुबह उठा कोई 11-12 बजे तो मुझे एक प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुका हुआ था। तो मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो $1.5 पर आवर पे वो मुझे अवार्ड हो गया बिल्कुल फर्स्ट डे। सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हैज़ बीन ऑलवेज वेरी काइंड। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद से फिर सिलसिला चलता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से मेरे लिए ये रास्ता खुला है उस तरह से ये औरों के लिए भी खुलना चाहिए। मैं कासिम आपको बताऊं, मैं एक्चुअली वापस आया था शारजा से और मैं 4 महीने पाकिस्तान में जॉब ढूंढता रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब नहीं मिली थी। It was fortunate. इट वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, राइट। एक इसमें ये भी जो मेरे लिए लर्निंग है वो ये है कि हम समटाइम थोड़े शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं और उसमें नाशुक्रे भी हो जाते हैं कि यार मुझे 4 महीने हो गए हैं जॉब नहीं मिल रही। मकसद उसका ये था कि अल्लाह ने एक बहुत अच्छा स्टेप आगे मेरे लिए रखा हुआ था। सो एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड जब मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए और वहाँ पर एक सिलसिला चलना शुरू हो गया, सो आई रिकॉर्डेड अ वीडियो। उस वक्त यूट्यूब पे एक लिमिट होती थी, आई थिंक 8 या 10 मिनट की वीडियो आप कर सकते थे, और एक प्लेटफॉर्म होता था विमियो के नाम से। तो विमियो के ऊपर वो मैंने तकरीबन को 1.5 घंटे का एक ट्यूटोरियल बनाया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि आप किस तरह ओडेस्क पर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ये सारे स्टेप्स को इंक्लूडिंग प्रपोजल राइटिंग एंड एवरीथिंग। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि मेरा जो जर्नी था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग। ओके। और मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट अलोन। ओके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। Okay. और अभी तो खैर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, फ्रीलांसिंग की काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन अगर आप पीछे जाएं 2008-2009 में
तो फ्रीलांसिंग एक बड़ी नई चीज़ थी, बहुत गिने चुने लोगों को उसका पता था। सो मुझे ये लगता था कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब मार्केट में, ये एक उनके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो ये एक थॉट प्रोसेस उसके पीछे था। सो खैर वो तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बनाई। इस तरह का आपकी तरह का मॉडर्न सिस्टम भी नहीं था। मुझे याद है अभी भी कि वो रात को लेट नाइट ही सारे काम करते थे, तो पीछे से वो साथ वालों के मुर्गे की आवाज़ें भी आ रही हैं वीडियो में। सो यानी वो वीडियो बना दी मैंने, बाइलिंगुअल सी वीडियो थी। उसके काफ़ी व्यूज़ भी आए। और फिर जो ओडेस्क की मैनेजमेंट थी, उनकी डायरेक्टर थी नाज़ीला, नाम मुझे अभी तक याद है। सो शी कॉन्टेक्टेड मी वाया अपवर्क, वाया ओडेस्क बैक देन, कि हमने आपकी वीडियो देखी एंड वीड लाइक टू हैव अ कॉल विद यू। कि जी बिल्कुल कर लेते हैं। तो वो कॉल की और उसमें उन्होंने मुझे जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि वीडियो आपने क्यों बनाई, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। मैंने उनको बताया कि मैंने ये क्यों किया और इससे मुझे क्या लगता है कि फ़ायदा होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि वीड लाइक यू टू ऑफ़र अ जॉब इन ओडेस्क। तो मैंने कहा जी ठीक है। एक चीज़ जो बड़ी स्ट्राइक की, और मैं जिससे भी बात करता हूँ उसको ये ज़रूर बताता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक जॉब ऑफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन विल पे यू फॉर दिस जॉब, बट सिंस यू स्टार्टेड विद अ गुड हार्ट और आपकी अर्निंग आपका मकसद नहीं था, सो आप इसमें ऑफेंड तो नहीं होंगे कि हम आपको पैसे दे रहे होंगे। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक था कि हम जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वर्सेस दैट इन्वायरमेंट, कि वो आपकी एक जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आई सेड नो, आई वोंट बी ऑफेंडेड, प्लीज पे मी वेल। तो वहाँ से फिर ये चीज़ शुरू हुई। एंड देखिए जी, खुद ही रास्ते खुलते जाते हैं। क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, किस तरह से हो जाती हैं। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, रास्ते खुलते जाते हैं, सारा क्रेडिट जो है वो वही होता है। तो इस तरह की कोई मैं चीज़ तो नहीं शेयर कर सकूँगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकूँगा, बी ऑनेस्ट एंड बी कंसिस्टेंट। जो भी काम करें, नो मैटर वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहें। लेकिन सबसे मुश्किल काम खुद से ऑनेस्ट ही होता है ना। खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने पर्पस के साथ ऑनेस्ट रहें, कंसिस्टेंट रहें। कामयाबी कभी पहले दिन मिल जाती है, कभी 10 साल 15-20 साल बाद मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें, रास्ते खुल जाते हैं। ओके सर, ये हमारा जो फेज़ है ना, फर्स्ट फेज़ ऑफ डिस्कशन, इसमें हम पर्सनली ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो मैं यही आपसे मज़ीद इसी क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग करूँगा कि देखें, जैसे आपने कहा कि ऑनेस्ट रहना है, ख़ुद के साथ सच बोलना है, तो आपको क्या लगता है ये अगर स्किल हमारे पास इनबॉर्न नहीं है तो क्या मैं ये स्किल बिल्ड कर सकता हूँ? और इस स्किल को बिल्ड करने की बेहतर अप्रोच क्या है? क्योंकि ये आपने मतलब बहुत वैलिड पॉइंट, और मैं इसका खुद एम्बेसडर हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप खुद के साथ सिंसियर, मेरी वालदा ने बड़ी अक्सर ये बात करती हैं कि तुम खुद से मोहब्बत नहीं करते, तुम किसी से क्या मोहब्बत करोगे। और ये बात मुझे पहले तो समझ नहीं आती, मैं तो मामा ऐसे ही डायलॉग मार रही हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि यार नहीं, इट इज़ अ रियलिटी चेक के भाई तुम खुद से सिंसियर नहीं हो जब तक, तो तुम किसी के साथ क्या सिंसियरिटी करोगे। तो हम लोग शायद 99.98% ऑफ अस आर नॉट ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। मैं लिटरली ये बिलीव करता हूँ। तो आप मुझे इसका बताएं कि क्या एक अगर इनबॉर्न नहीं है, सो हाउ टू बिकम। राइट। सो कासिम, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान में जिन हालात में हम रह रहे हैं उसके लिए बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो मैं आपसे थोड़ा सा इसमें ये ऐड करूँगा कि ये शायद कोई उस तरह की स्किल नहीं है जो आपको किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, या इसके लिए कोई ख़ास कोर्स होगा जिसमें ये सिखाई जाएगी। ये ऐसी कोई स्किल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि मुझे 5 दिन में, 10 दिन में, 5 साल में, 10 साल में आ जाएगी और उसके बाद फिर इतने साल रहेगी और इतने साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपके घर से स्टार्ट होता है, आपके पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उससे स्टार्ट होता है, आप जिस स्कूल में जाते हैं, जो आपके टीचर्स हैं वहाँ से, कॉलेज, यानी आपका एक पूरा जर्नी है जो आप में ये चीज़ इंस्टिल करता है। देखिए, हम अपने हीरोज़ बनाते हैं। वो हीरोज़ क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं और हम उन जैसा होना चाहते हैं। जब इमरान खान या वसीम अकरम, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब ये फास्ट बॉलर्स आए थे तो हम हर गली में देखते थे कि वो टेनिस बॉल से, और इवन टेबल टेनिस का जो वो छोटा टिक टिक वाला वाइट बॉल होता है,
उससे लोग फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिसेस कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्विजन किया था कि ये हमारे हीरो हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारे हीरोज़ हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिनको हम उस तरह से फॉलो कर सकें। सो ये चीज़, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए शायद आपको ये मेरी बात या आपके ऑडियंस को पसंद ना आए। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रेंच्ड करना शुरू करे। ये पर्सनल लेवल पे स्टार्ट होगी और उसके बाद ये एक सोसाइटी के लेवल पे फैल जाएगी। और पर्सनल लेवल पे मैं किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ? अभी आप रोड पे निकलिए, रोड पे निकलेंगे और अगर वहाँ पे सिग्नल रेड है और वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ, राइट? और लेट्स से रात का 2 बजे हुए हैं और उस वक्त सिग्नल रेड है और कैमरा भी नहीं लगा हुआ, और आप वहाँ पर रुकें, और आप वहाँ पर रुकें, यहाँ से आपकी ऑनेस्टी स्टार्ट होती है। आपने खुद से जो फैसला किया आज मैं उठ के ये करूँगा, आप उसे आर यू स्टिकिंग विद दैट? और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्लीज़ अपने बच्चों में, अपने भाइयों बहनों दोस्तों कुलीग्स में ये एम्पावर करना शुरू करें। मतलब वो फैसलाबादी स्टाइल में ये कि मतलब ना ही समझे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ी हाँ है, लेकिन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग तो जो फैसलाबाद में तो ऐसे होता है कि लाहौर में तो फिर भी थोड़े उन्होंने इन्वायरमेंट ज़रा मुश्किल किया हुआ है ट्रैफिक की पर्सपेक्टिव से। फैसलाबाद में ऐसे होता है कि हमें पता होता है अगला इशारा उस बंदे का खुलना है और हमारे एंगल पे है, तो उनके चलने से पहले हम लोग 5-7 बंदे जो आगे खड़े हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। फिर उनका इशारा खुलेगा तो वार्डन हमें कुछ कहेगा नहीं कि हम उधर से ही आए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू वर्सेस यू। अगर आप खुद के साथ सिंसियर हो जाएंगे तो बेहतरीन लाइफ की को अप्रोच करेंगे। खैर जी, स्किल जो 2008 में बेचना शुरू किया था उसके बारे में बताएं। व्हाट वाज दैट स्किल? दैट वाज वेरी सिंपल स्किल एंड आई डोंट नो कि वो इवन स्किल के लिए क्वालिफाई भी करते हैं कि नहीं। इट वाज अ सेलर इन ऑस्ट्रेलिया जिसने अपना रॉ मटेरियल और इवन अपनी फिनिश्ड गुड्स भी जो हैं वो एक्वायर करनी थी अली बाबा से। एंड ही वांटेड मी टू वर्क एज हिज वर्चुअल असिस्टेंट, कि जहाँ पे मैं डिफरेंट अली बाबा सेलर्स के साथ चैट करूँ, उनसे डील करूँ और उसकी डील को क्लोज़ करूँ। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं पे चलते चलते मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का है। मैं कंप्यूटर साइंस मास्टर्स, तो वहाँ पर उसने मुझे कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ अपने काम के लिए एक वेबसाइट भी बना लूँ। सो सिंस यू आर माई वर्चुअल असिस्टेंट, तो मुझे कोई वर्डप्रेस डेवलपर ढूंढ दो। दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड वर्डप्रेस। ऐसे ओके मैं ढूंढ देता हूँ, और मैंने कोई ऑनलाइन सर्च वगैरह किया और कुछ ऐसा लगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो टैग्स वगैरह समझ आने शुरू हो गए ड्यू टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसको मैंने कहा प्रोजेक्ट दो, हो जाएगा, जो आपने बाहर पे करना है मैं उससे थोड़े पैसे लेके ये कर दूंगा। मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि थोड़ी लर्निंग भी हो जाएगी, तो वो किया। उसके बाद फिर फर्दर फेसबुक की एप्स बनती थी, बड़ी बेसिक बनती थी, जैसे HTML है उस वक्त FBL होती थी, फेसबुक FBML, फेसबुक मार्कअप लैंग्वेज। तो वो भी इसी तरह यूट्यूब से इधर उधर से सीख के वो शुरू किया। और ये जब थोड़ी सी रिलेटिवली बेसिक स्किल्स एक्वायर कर ली तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद से भी ये स्किल सीख सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को आप स्किल फर्दर करना शुरू किया और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। ओके, तो मुझे जितना अभी हम लोग फ्रीलांसिंग को समझ रहे हैं ना, जितना फ्रीलांसिंग को देख रहे हैं, तो आप उस टाइम के मुताबिक और अब के मुताबिक क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फ्रीलांसिंग तब कैसी थी और अब कैसी है? और आज के बच्चे को जितने आप स्किलफुल, आपने कहा कि मैं तो स्किल पता नहीं काउंट भी करता हूँ कि नहीं, लेकिन आज के बच्चे को स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है, ये भी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कासिम। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इन्फॉर्मेशन का। उस वक़्त बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। अगर मैंने एक चीज़ सीखनी है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसका रिलेटिव या रेलेवेंट कंटेंट ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी देयर इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं अगर SEO सीखना चाह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे जाके SEO का ट्यूटोरियल करूँगा, देयर सो मैनी वीडियोस देयर। तो अब जो चैलेंज है वो ये है कि मैंने उस इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कैसे करना है कि कौन सी मेरे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तब तो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड यू नो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो भी वबाले जान बन जाता है। तो अब जो चैलेंज है वो फिल्ट्रेशन का चैलेंज है। तो पहली चीज़ तो ये है जो डिफरेंस है।
दूसरी चीज़ है स्किल के ऊपर। देखिए, स्किल को मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक दूसरे वर्ड के साथ अटैच करके बोलूँ, दैट इज़ अपस्किलिंग। जो स्किल्स 2008 में थी वो 2010 में रेलेवेंट हो गई, जो 2011 में रेलेवेंट थी वो 2015 में रेलेवेंट हो गई, जो 2 साल पहले रेलेवेंट थी वो अब इरेलेवेंट हो गई हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स और स्किल्स अभी रेलेवेंट हैं वो हो सकता है कि अगले साल तक इरेलेवेंट हो जाएं। सो उसका सोल्यूशन क्या है? अपस्किलिंग। रुकना नहीं है आप, मतलब जैसे ही आपको कोई नया ट्रेंड नज़र आता है, नई स्किल नज़र आती है, और ये बाय द वे इट्स अ सीक्रेट रेसिपी टू स्टे यंग एज वेल। कीप लर्निंग, यू विल स्टे यंग। ओके, तो असल में हमारा जो यहाँ पे सर फ्रीलांसिंग का नरेटिव है ना, थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि मैंने ओटेस पे अकाउंट बनाया, सुबह आ गया, तो और आपने खुद ही मेंशन भी कर दिया कि यार शायद आई वाज लकी, ठीक है। अब भी हमारा जो फ्रीलांसिंग का नरेटिव बिल्ड किया गया वो कह रहे थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अगर तुमने थोड़े पैसे कमाने तुम फाइवर पे चले जाओ, तुमने ज़्यादा पैसे कमाने तुम अपवर्क पे चले जाओ, अगर तुम्हारे पास टीम है तो तुम अपवर्क पे चले जाओ, अगर तुम अकेले हो तो तुम फाइवर पे चले जाओ, अगर तुम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो तो तुम अपवर्क पे चले जाओ, अगर तुम छोटे मोटे बैकलिंक्स के काम करते हो तो तुम फाइवर पे चले जाओ। ये नरेटिव्स को आपको निगेट करेंगे या आप ये कहेंगे कि यस दीज आर द राइट थिंग्स और इस पर करना चाहिए फोकस? एब्सोल्युटली, आई थिंक इन प्रिंसिपल हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू द डिटेल्स। सो ये जो भी आपने चीज़ें बताई, आई थिंक दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिटेल्स। अगर आप फाइवर पे देखते हैं, वहाँ पर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनकी एक डिफरेंट प्रोफाइल होती है, जो अपवर्क पर क्लाइंट आ रहा है उसकी डिफरेंट प्रोफाइल है। सो आपने मैच करना है कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं और मेरे मुताबिक या मेरा जो लॉन्गर टर्म विजन है उसके मुताबिक मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि इट्स। और देखिए कासिम, चक्कर यह है कि हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी इसी में आ जाता है ना, कि मेरे पास एक स्ट्रेंथ है कि मैं एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और मुझे ये लगता है लुकिंग एट द डेटा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइवर पर हैं। सो मुझे फिर उधर ही जाना चाहिए पहली स्टेंट के तौर पे। और अदरवाइज अगर डेवलपमेंट है, सो ऑफ कोर्स फाइवर पे मुझे उतने बड़े शायद प्रोजेक्ट्स ऑन एंड ऑफ मिल भी जाते हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं मिलते, सो शायद मुझे कहीं और जाना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक ना नरेटिव जिसको है ना मैं बार बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग क्या है। मैं पता है इस बात पे इस वजह से आया हूँ कि लोग समझते हैं फाइवर पे अकाउंट बना के चलाना फ्रीलांसिंग है। जैसे आपने कहा कि यार मैं इनिशियली चला जाऊँगा, बाद में मैं अपवर्क पे चला जाऊँगा, और माई डिसीजन इज इट। फ्रीलांसिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट, और इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री थॉट लीडर लाइक यू, तो लोग उसको मार्क कर लेते हैं कि यार फ्रीलांसिंग की ये डेफिनेशन है। फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन ये समझी जाती है ऑनलाइन जाके पैसे कमाना। मैं इसकी तशबीह इस तरह से देता हूँ कि यार हमारा घंटा घर है फैसलाबाद में, तो घंटा घर के इर्द गिर्द बैठे होते हैं मज़दूर। तो मैं कहता हूँ कि यार वो पेंट वाला बैठा है, बजरी तोड़ने वाला बैठा है, ईंटें तोड़ने वाला बैठा है, मैं इन सारों को क्या कहता हूँ, दे आर फ्रीलांसर्स। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना वेंडर वो जिसको क्लाइंट है उसको चूज़ करना है, और फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेट चूज़ करना है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करना है। तो दे आर आल्सो फ्रीलांसर्स, बट फ़र्क ये है कि वो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स नहीं है, वो ऑफलाइन फिजिकल फ्रीलांसर्स हैं। ये मेरा नरेशन है, मेरा नरेटिव है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को बताता हूँ। बट आई वॉन्ट योर नरेटिव एज वेल कि फ्रीलांसिंग क्या यही है जो हम लोग समझते हैं कि फाइवर पे कर लिया जाए, और फ्रीलांसिंग की मज़ीद क्या टाइप्स हो सकती हैं अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है फाइवर या अपवर्क जैसा। सो हाउ कैन आई बिकम एन ऑनलाइन फ्रीलांसर? बिल्कुल, आई थिंक जो आपने डेफिनेशन फ्रीलांसिंग की बताई है, इसकी डेफिनेशन तो यही है कि यू आर नॉट बाउंड विद वन एम्प्लॉयर, और यू आर नॉट बाउंड विद वन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। अब उसको आप बाइफिकेट कर सकते हैं कि वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग है या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, लेकिन जो फ्रीलांस की डेफिनेशन है वो यही है जो आपने बताई है। लेकिन इसमें एक आपकी इजाज़त से कासिम, अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, क्योंकि आपने बताया कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पर जाके प्रोफाइल खड़ी कर ली एंड यू स्टार्ट अर्निंग। ये याद कर लीजिए कि फ्रीलांसिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, इट्स डिफ़िकल्ट दैन योर डे जॉब। जो आपकी 9 to 5 जॉब है, फ्रीलांसिंग उससे मुश्किल है, राइट? इसमें आपको मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके वर्क एथिक्स स्ट्रांग होने चाहिए,
आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, आपकी जो सेलिंग या प्रपोजल राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें शायद आपको किसी जॉब में सारी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हमारे जितने ये सिस्टम में फ्रीलांसर्स एंटर हो रहे हैं ना, वो उतनी ज़्यादा तादाद में कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि शायद हम उन्हें ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, अगले महीने सब चेंज हो जाएगा, डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रेसिपी टू सक्सेस। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब आप उस दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हम इसको हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन अब इसकी डिमांड भी बहुत है, सप्लाई फ्रीलांसर्स की बहुत है। तो आपने इंडिया वाले से compete करना है, यूक्रेन वाले से compete करना है, यूएस वाले से, वियतनाम, सबसे compete करके प्रोजेक्ट लेना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मैं इट्स रिवार्डिंग एज वेल। एग्जैक्टली मैं इसमें ये कहूँगा कि आपने जो बातें कही हैं ना, वर्क एथिक्स, फाइनेंशियल नॉलेज, मैं इन पे भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, वर्क एथिक्स जो है ना, और फिर जो आपने तीसरा पर्सपेक्टिव दिया है कि यार ग्लोबल कंपटीशन, कि चीज़ें दिखने में बड़ी आसान है, समथिंग वर्क फॉर यू, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट्स वर्कड फॉर यू, मेरे लिए आज तक नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि भाई मैं डिजिटल स्किल बेच सकता था, मुझे डिजिटल स्किल था, मैं शुरू से मेरा दिमाग उस तरफ ही जा रहा था, एसईओ की तरफ, तो मैं एसईओ ही बेच सकता था, मैं उसी का फ्रीलांसर बन सकता था। मैं क्यों फिर वर्चुअल असिस्टेंट बनने चला जाऊँ? ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जब ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ की, तो मैं ग्लोबल कंपटीशन को जब एनालाइज़ किया, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में जिस चीज़ का मैं चीता हूँ। ऐसे ही है ना जी। अदरवाइज जब ग्लोबल कंपटीशन नहीं था, वर्चुअल असिस्टेंस मिली, चलो वो कर ली। जब हम लोगों ने 2009-10 में फ्रीलांसिंग की एस एसईओ क्लर्क्स पे, तो एसईओ क्लर्क्स पे हम लोगों ने क्या बेचा सर? गूगल प्लस के लाइक्स। अब वो भी फ्रीलांसिंग थी, हमें सिर्फ पता था कि भाईजान हमने को 200 अकाउंट्स बना लिए जीमेल पे, हमने गूगल प्लस के लाइक्स क्लिक्स कर करके हम लोग $5 की एक सर्विस बेचते थे, और बिलीव मी दिन में 50-50 ऑर्डर्स होते थे क्यू में। अब हमने भी पैसे कमाए, फ्रीलांसिंग के थ्रू कमाए, लेकिन क्या हुआ? 6 महीने बाद वो स्किल डेड हो गया। वो स्किल नहीं था, वो एक मंजन था, वो स्पेसिफिक टाइप के लिए बिक गया, एंड वी आर डन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो बात की वर्क एथिक्स एंड द सेकेंड थिंग इज़ फाइनेंशियल नॉलेज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी बंदे के पास ये नहीं है। वर्क एथिक्स को थोड़ा सा आप एलेबोरेट करके हमें समझाइएगा कि व्हाट आर दोस, और उनको किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि not only in freelancers, even though in our businessmen we do not know the financial knowledge, we do not know the basic maths, we do not know कि यार वो जो डेबिट और क्रेडिट की जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से हमने चेक करना है, मेरा जो कॉस्ट आ रही है। इवन दो को लोगों को ये नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता। सो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा बताएं, इलेबोरेट करेंगे ये चीज़ें हैं क्या, और इनको ऑन करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो चलो आपकी डिग्री में नहीं पढ़ा रहे, आप चलो ऑनलाइन ही पढ़ लो। बिल्कुल। सो हम फाइनेंशियल लिटरेसी से बात शुरू करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में, जैसे आपने कासिम कहा है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक बहुत, हमारी 23-24 करोड़ के करीब माशाल्लाह से पॉपुलेशन है, और वन ऑफ द हाईएस्ट अनबैंक्ड पॉपुलेशन। जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप उस सिस्टम की लिटरेसी नहीं लेते हैं। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग वुड बी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट? मतलब बैंक जाके अपनी पर्ची खुद भरना शुरू करें। जी, आपके बैंक अकाउंट्स नहीं खुले हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं खुले हुए हैं। आपके ई वॉलेट्स कम लोगों के हैं, और वो भी वो यूज़ करते हैं, नहीं करते। तो प्लीज़ बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़, कासिम, हमने फ्रीलांसिंग पे काफ़ी बात की है, लेकिन फ्रीलांसिंग इज़ अ स्टार्ट, इज़ द फर्स्ट स्टेप। फ्रीलांसिंग आपने फ्रीलांसर के तौर पे शुरू किया है, आपने सारी उम्र फ्रीलांसर नहीं रहना। आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांस से ग्रेजुएट करके वो आगे निकले हैं। सो यू हैव टू थिंक फॉरवर्ड, यू हैव टू थिंक अहेड कि मैंने कंपनी खोलनी है। अब जब आप कंपनीज खोलते हैं ना,
तो आपने उसको प्रॉपरली करना है, आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, कंपनी के अकाउंट्स उस तरह से खोलने हैं और उनको मैनेज करना है। अब जब आप उस साइकिल में व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, यू ऑटोमेटिकली बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं अपने टैक्सेस फाइल नहीं कर रहा तो मैं कभी भी उस सिस्टम को नहीं समझूंगा। लेकिन एज सून एज आई स्टार्ट फाइलिंग माई टैक्सेस, मुझे कोई डर है, उसको ख़त्म करके मैं अपने टैक्सेस को फाइल करना शुरू कर दूंगा। शायद पहले साल मुझे समझ ना आए, दूसरे साल ना आए, बट इवेंचुअली मुझे समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इसकी क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। सो फर्स्ट, be part of the system, so you'll learn on the go. Second, I mean यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है इन चीज़ों से, जिधर आप बिल्कुल अपनी जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है वो गेन कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई रस्तू नहीं बनना, लेकिन इतना नॉलेज आपको यार ज़रूर होना चाहिए कि आप बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे आपने क्रेडिट डेबिट की एग्जांपल दी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, मार्जिन्स क्या है, मेरा रेवेन्यू क्या होगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट ईयर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने क्लोज टू $500 मिलियन रेस किए थे। कितने स्टार्टअप्स ने सर्वाइव किए है? और ये बात पसंद नहीं आएगी, बट दे बर्न्ड द मनी एंड आई क्वेश्चन देयर फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। एंड यू नो, आप ऑडियंस को शायद ये लगेगा कि यार वो इतनी बड़ी कंपनीज थी और मतलब वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं थे, बट यू गो इनटू देयर बुक्स एंड यू नो व्हाट आई मीन, राइट। दूसरी चीज़, सो पहली चीज़ तो फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड you'll स्टार्ट लर्निंग। पहली चीज़ आपने पूछी थी वर्क एथिक्स के ऊपर। देखिए, वर्क एथिक्स इज समहाउ अटैच्ड विद योर रूटीन्स एंड योर डिसिप्लिन। You have to be a disciplined person to practice and show your work ethics. अगर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पास वर्क एथिक्स नहीं होंगे। अब डिसिप्लिन जो है, इसकी डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट होती है। सो आप अपनी डेली लाइफ को देखिए और उसको डिसिप्लिन कीजिए, आपके वर्क एथिक्स की पहली सीढ़ी हो जाएगी। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ आपके जो लॉन्गर टर्म गोल्स हैं, उनको प्लीज़ हमेशा से आपने अपने सामने रखना है। व्हाट यू वांट टू बिकम। जब आपके पास लॉन्गर टर्म गोल्स होते हैं एंड यू ब्रेक देम डाउन इनटू द डिलीवरेबल्स, देन ऑटोमेटिकली यू बिकम डिसिप्लिन्ड एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वर्क एथिक्स बिकॉज यू बिकम आंसरेबल टू योर सेल्फ। सो ये तो होगी आपकी सेल्फ वर्क एथिक्स। दूसरे वर्क एथिक्स आपके आ जाते हैं जो दुनिया के लिए होते हैं, जिसमें आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन है, क्लाइंट से जो आपने प्रोमिसेस किए हैं उनको आप किस तरह फुलफ़िल कर रहे हैं, राइट। अब जैसे हम यहाँ पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हम डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करते हैं, कोई यूएस के साथ, कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोई यूरोप और यूके के साथ। सो हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस एंड दिस कम्स डायरेक्टली अंडर वर्क एथिक्स। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर हम वर्क एथिक्स पे बात करेंगे तो 1.5-2 घंटे का अलग से पॉडकास्ट हमें करना पड़ेगा। और जो आपने बात की है $500 मिलियन के अगेंस्ट जो फंड रेजिंग, और ये मैं एक्चुअली अपनी ऑडियंस को ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है ना वो खोखला है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो स्टार्टअप्स और ये जो सारा कल्चर है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि यार देखो मैंने ये रेज़ कर दिया, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना यार गोरों के साथ काम करना, गोरों के जो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक दफ़ा ना ऐसे ही एक कुछ CEOs का ग्रुप है स्टार्टअप्स का अमेरिकन, तो मैंने वहाँ पे शेयर किया कि यार मैंने 2 लाख रुपए से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 5 साल पहले, एंड आई हैव रीच टू दिस रेवेन्यू इन 4 years। तो मैंने एनुअल क्लोजिंग की और मैंने उन्हें बताया। लेकिन मैंने कहा मैं फंड इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहा हूँ, इक्विटी डिसॉल्व नहीं करना चाह रहा, मेरी कुछ क्वेश्चंस थे। तो लिटरली मुझे 50 लोगों में से 30 लोगों ने सबसे पहले अप्रिशिएट किया कि यार क्या कमाल तुमने फिगर्स किए हैं। और बिलीव मी, उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुमने पाकिस्तान पे एहसान किया, 2 लाख रुपए से तुम जहाँ तक अपनी कंपनी को लेके गए हो, स्टार्टिंग विद 2 लाख। एट द सेम टाइम मैंने वही पोस्ट एक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के ग्रुप में की और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे रिएक्शंस क्या आ रहे, हा, अच्छा इतने पैसे कमा रहे हो तो फिर इन्वेस्टमेंट की मांग रहे हो, हा। यार तुम शोखी मार रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल्स किस तरह से मैनेज होते। अच्छा, फिर तीसरा,
बैक वो जो होते हैं ना बैकलैश मिल रहा है मुझे कि भाई मुझे मारने के लिए नहीं जिसको फिर रहे, और फिर पीछे से आ रहे हैं कोई थोड़े से फ्रेंडली लोग, तो चलो FBI को टैग करते हैं ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि वहाँ पे क्या था, दे वर टॉकिंग अबाउट कि यार ये फाइनेंशियल तुम्हारी जो टर्म्स है तुम्हारी बड़ी तगड़ी है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, ये तुम्हारी चीज़ें बनती हैं, आई लव्ड इट, चलो लेट्स डिस्कस इन द इनबॉक्स। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। बट इट रियली मैटर्स इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड वी नीड टू थिंक ऑन इट। मूविंग टूवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, और टेक्निकली डेफिनेटली जिस ब्रांड से आप बिलोंग करते हैं इससे ज़्यादा टेक्निकल हमारी आवाम को लगता कुछ नहीं है, तो सॉरी, तो जो पेनियर है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है सर फिनटेक क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिनटेक की बात करते हैं कि भाई फिनटेक एक तो इंडस्ट्री क्या है और ये क्यों पागलों की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है, और आप फिनटेक की इंडस्ट्री में घुसे हैं तो आप पेनियर की तरफ आए हैं और वो क्या सीन चल रहा है थोड़ा सा आवाम को एक्सप्लेन कर। सो वेरी बेसिक फिनटेक, कासिम, जैसे आपको पता है कि ये दो वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। सो फिन फाइनेंशियल से उठा, टेक टेक्नोलॉजी से उठा। सो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अपनी फाइनेंशियल जर्नी में दे रहे हैं, सो दे आर ऑल फिनटेक्स। बट विद पेनियर वी आर टेक फिन, टेक्नोलॉजी फर्स्ट, फाइनेंसेस फॉलो। तो वी आर एक्चुअली टेक फिन कंपनी। देखें ये क्यों बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है ग्लोबल एरेना में, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि बहुत बड़ी अनबैंक्ड पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन जो लेगेसी बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी नीड्स हैं उनको सपोर्ट उस तरह नहीं कर पाती हैं। सो आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो आपकी जो एंड यू आर रनिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, सो आपकी तरह के और लोग जो टेक्नोलॉजी कंपनीज रन कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका एंड टू एंड साइकिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम 50 साल पहले के जो ब्रिक एंड मॉर्टर थे, उससे आपका फाइनेंशियल मॉडल या वर्क मॉडल जो है वो डिफरेंट है। और बैंक्स जो हैं या जो पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी सी एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ देयर इज़ अ न्यू फिनटेक इवॉल्विंग विद न्यू सॉल्यूशंस। ओके, अच्छा सर, है तो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट, मुझे भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ आम आवाम के लिए पूछना चाहता हूँ, फिनटेक का कोई ताल्लुक है ब्लॉकचेन से या क्रिप्टो करेंसी से, या मैं आपको तशबीह दे सकता हूँ उन लोगों से? देखिए, जो आपकी ब्लॉकचेन है वो तो एज सच, एंड आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन अपने ऑडियंस के लिए पूछा है क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, सो यू ऑलरेडी नो दैट। जो आपकी ब्लॉकचेन है वो तो एक आपकी जिसको टेक्नोलॉजी आम जुबान में कह सकते हैं वो है, और उसकी बाई प्रोडक्ट आपकी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स है वो है। सो as of now we are a technology company working on different sort of technology layers. I cannot comment कि blockchain is part of that, but crypto definitely is not part of it. All right. अच्छा सर, हम सब बहुत सारे लोग पेनियर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, इवन मेरे जैसे लोग भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें उसके पेमेंट मैकेनिज़म्स का नहीं पता, हमें नहीं पता, जैसे आप अभी बता रहे थे लिमिटेशंस की बात बता रहे थे, लिमिट की बात बता रहे थे डॉलर्स की, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो जिससे आपको लगता है कि यार ये इतना पढ़ा लिखा आदमी हो के भी ये अनफेमिलियर ही है हमारे इस फीचर से या हमारे पेमेंट मैकेनिज़्म से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी श्योर, एंड कासिम, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फीचर से पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो, एक्सप्लेन कर दूं कि पेनियर है क्या, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ के बारे में कि ये क्या करता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या नहीं करता, ये क्या नहीं कर सकता। सो पेनियर जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। यानी क्रॉस बॉर्डर से मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, बॉर्डर के उस पार, बॉर्डर का उस पार यूएस भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, एनीवेयर इन द वर्ल्ड से जो पेमेंट पाकिस्तान में आनी है उसके लिए यू यूज़ पेनियर, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी बिजनेस पेमेंट, सो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस पेमेंट प्लेटफॉर्म। यानी बिजनेस पेमेंट्स क्या हो सकती हैं, जैसे आपने फ्रीलांसिंग की हमने शुरू में काफ़ी बात की, उसके बाद जो कंपनीज़ हैं जो अपनी सर्विसेज बाहर दे रही हैं, वो बिज़नेस कर रही हैं, वो है।
ई कॉमर्स की जो एक्टिविटी हो रही है आइदर वो अमेज़ॉन, ईबे, एटसी पे हो रही है या डायरेक्टली जैसे फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सियालकोट में आपकी स्पोर्ट्स एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह की, तो वो भी आपकी बिजनेस कैटेगरीज में आ जाती। सो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स आनी है वो पेनियर उसको सपोर्ट करता है। अगर होम रेमिटेंस या पर्सन टू पर्सन, यानी मेरे कोई रिलेटिव हैं उन्होंने मुझे पेमेंट करनी है और वो पेनियर को यूज़ करना चाहें, सो दिस इज़ व्हाट वी डोंट सपोर्ट एज ऑफ नाउ। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा या आपने पूछा कि क्या पेमेंट फीचर्स हैं, देखिए हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है पेनियर को लेके वो है कि वी आर अ प्लेटफॉर्म, नॉट अ प्रोडक्ट। अब प्लेटफॉर्म का मकसद ये होता है कि वो आपकी एंड टू एंड पूरे साइकिल को समझे और उसको सपोर्ट करे। यानी आपने एज अ वीकेंड फ्रीलांसर के तौर पे अपना काम शुरू किया, देन यू बिकेम अ फुल टाइम फ्रीलांसर, देन यू ओपनड अ कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस खोला, उसके बाद आपने अपनी ई कॉमर्स शुरू की और अमेज़ॉन पे बेचना शुरू किया, और एंड पे जाके आपने सोचा यार अब मैं डायरेक्टली, जिसे B2B कहते हैं, डायरेक्टली अपना माल बेचूंगा। सो ये एक एंड टू एंड साइकिल है, एक पूरी जर्नी है, और हमारा विजन ये है पेनियर का कि हम इस जर्नी के ईच स्टेप ऑफ द जर्नी वी रिमेन विद यू, वी सपोर्ट यू एंड वी गिव यू टूल्स टू बिकम सक्सेसफुल. So either you speak about a freelancer who is earning X amount of money, or you're talking about a big software house earning multiple of thousands of hundreds and thousands of dollars or millions of dollars. They use Payoneer and they trust Payoneer, right? प्लेटफॉर्म्स से आप पेमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें आपने फाइवर, अपवर्क वगैरह की बात की, जो आपकी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली अगर अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म, तो आप उनको बिल कर सकते हैं और आपके क्लाइंट्स आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इन सम कंट्रीज ई चेक्स के साथ भी पे कर सकते हैं। फिर जब आप पेनियर का अकाउंट खोलते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिसीविंग अकाउंट्स मिल जाते हैं, आपको USD अकाउंट मिल जाता है, GBP, यूरो और देयर 10 मोर करेंसीज जिनके अकाउंट्स मिल गए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एक क्लाइंट US में बैठा हुआ है और आप उसको इनवॉइस भेज रहे हैं और आपने अपना बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट नंबर लिखा है, राउटिंग नंबर और जो सारी डिटेल्स उसको चाहिए। अब क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, उसके लिए क्या ही आसानी है कि वो US में बैठा US के बैंक अकाउंट में एक लोकल ट्रांसफ़र कर रहा है, विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी फास्ट, और वो फंड्स आपके पेनियर में आ रहे हैं। So then you can of course withdraw your funds to any bank in Pakistan. ठीक है, बैंक अकाउंट होना पाकिस्तान में आपका ज़रूरी है। जैस कैश के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। फैसल बैंक और HBL के साथ अगर आप बैंक कर रहे हैं तो उधर तो रियल टाइम आपकी विड्रॉल फीचर मिलता है आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे कुछ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ग्रोथ के पीछे पड़े होते हैं, और हर बंदे का बनता है कि करें, तो उनको पेमेंट हर्डल्स आ रहे हैं। जैसे हमारा एक नारा भी लगता है कि भाई पेपॉल नहीं है तो हमें पेमेंट हर्डल्स आते हैं। पेनियर के होते हुए उन्हें क्या पेमेंट हर्डल्स आ रहे हैं, और वो क्या कॉमन पेमेंट हर्डल्स हैं जो आपको लगता है कि आ रहे हैं, और उनमें उनकी इनपुट की गलती है या किधर से गलतियां आ रही हैं, और वो क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी हम लोग भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे प्रोसेसेस, वी आर अनअवेयर ऑफ द प्रोसेसेस, तो थोड़ा सा वो बोटल नेक्स्ट जो है ना पेमेंट के, वो थोड़े से हमें एक्सप्लेन कर दें। सो कासिम, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो पेनियर का विजन है वो ये है कि हम आपकी जितने भी यूज़ केसेस हैं, आइदर यू आर अ सॉफ्टवेयर हाउस, अ गेम डेवलपमेंट स्टूडियो और ई कॉमर्स सेलर, हम उसको सपोर्ट कर सकें। तो उसके अंदर अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसा पेमेंट दूसरा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में भी नहीं है, सो वो क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं, तो आई थिंक उसमें एक पेमेंट मर्चेंट गेटवे का यूज़ केस हो सकता है। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि पेनियर हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड एंड स्टार्टेड अ पेमेंट मर्चेंट गेटवे। ऑलरेडी वो काफ़ी हमारे पाकिस्तान में लोग यूज़ भी कर रहे हैं। अभी फुल रोल आउट नहीं हुआ, लेकिन एक वो फीचर था जो पेनियर में मिसिंग था और वो भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अदर देन दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि पेनियर पाकिस्तान में जो ऑप्शंस ऑफ़र कर रहा है, कोई ऐसा दूसरा पेमेंट प्लेटफॉर्म वो फीचर्स ऑफ़र नहीं कर रहा है। एंड आई एम सेइंग इट वेरी क्लैरिटी एंड विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। नाउ, जैसे आपने बॉटलनेक की बात की है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि it's a highly regulated platform, Payoneer. And by the way, all other platforms are very highly regulated as well. आप किसी भी कंपनी का नाम लें जो फिनटेक्स हैं या फाइनेंशियल एरिना में, they're all very heavily regulated. So उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अकाउंट क्रिएशन होगी आपकी प्रॉपर डिटेल्स के साथ,
आपकी एक टर्म यूज़ होती है नो योर कस्टमर, जिसमें आपने अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. सो प्लीज़ डोंट ऑल्टर दोज. अपना एक ही अकाउंट बनाइए, अपने 10 अकाउंट बनाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है. सब ब्लॉक हो जाते हैं. थर्डली, जैसे मैंने बताया कि ये बिज़नेस पेमेंट्स के लिए है, तो एक जो यूज़ केस मैं पाकिस्तान में बहुत देखता हूँ और काफ़ी कोशिश की है समझाने की कि ये यूज़ केस नहीं है, वो ये है कि कासिम साहब मेरे पास $100 पड़े हैं पेनीयर में, इस वक्त 280 का रेट आई थिंक चल रहा है, आप मुझे 290 के रेट पे दे दें, पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लें, मैं आपको पेनीयर टू पेनीयर डॉलर भेज देता हूँ. दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, और इस पे अकाउंट जो है वो आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है. सो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा. और अभी कल हमारे नोटिस में आया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ई-कॉमर्स के ट्रेनर हैं जो लोगों को इस चीज़ पे बाकायदा अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये बता रहे हैं कि आप इस तरह करें. तो हमने कल उनसे भी रिक्वेस्ट की है, और आपके इस चैनल के और इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पेनीयर पाकिस्तान में अपनी पूरी सर्विसेज दे रहा है और कोई इरादा नहीं रखता बंद करने का, लेकिन प्लीज़ इसको लेजिटिमेट तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर यूज़ कीजिए ताकि हम इसको चलाते रहें. अच्छा सर, एक सवाल जो बार बार हमें देखने को मिलता है, वाई इट इज़ सो हार्ड टू गेट अ पेनीयर कार्ड. पहले बड़ा आसान होता था. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. सो पहली चीज़ तो ये है कि जब पेनीयर ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, सो पेनीयर वाज अ प्रीपेड कार्ड कंपनी. सो अगर आपके पास कार्ड नहीं है, आप पेनीयर यूज़ नहीं कर सकते. बट इट हैज़ चेंज नाउ, यू डोंट नीड अ कार्ड. आप कार्ड के बगैर भी एंड टू एंड पेनीयर की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. यू कैन रिसीव पेमेंट्स, यू कैन विड्रॉ पेमेंट्स इन पाकिस्तान. यू डोंट नीड अ कार्ड. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़, ये जब कोविड आया था ना, तो उसके दौरान हमारी जो डिलीवरीज हैं कार्ड्स की वो डिसरप्ट हुई थी, और सिर्फ हमारी नहीं, आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का इशू चला था. सो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और उसमें हमने अपनी कार्ड प्रोडक्ट को फर्दर अपग्रेड कर दिया है. और अब हमारा जो वर्चुअल कार्ड है, जो आप विद इन 24 आवर्स आपको वो इशू हो जाता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद ही दुनिया में कोई ऐसे कार्ड होगा जिसकी वर्ल्ड वाइड इतनी ज़बरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी है. आप ऑनलाइन अपने पेनीयर अकाउंट से वो कार्ड अप्लाई करें, अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो आपके बैंक स्टेटमेंट या कोई यूटिलिटी बिल आपके नाम पर आ रहा है उसको अपलोड करें, आपको कार्ड इशू हो जाएगा, और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, ऑनलाइन परचेज़ करना है, एडवर्टीजमेंट, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको फ़िज़िकल कार्ड चाहिए, कि लेट्स से आप कहते हैं यार मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो मुझे वो कार्ड जो कैरी करना है, सो आप वो भी कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं. उसमें थोड़ा डिलीवरी टाइम अभी भी आ रहा है, वो तकरीबन 3-1 हफ़्ते का डिलीवरी टाइम, 3 से 4 हफ़्ते का है. लेकिन जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक्चुअली जिसमें गैप है, वो ये है कि जब आप कार्ड रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक एडिशनल वेरिफिकेशन होती है. वो एडिशनल वेरिफिकेशन पेनीयर आपसे इसलिए पूछता है सो दैट the card can be issued under the regulations. वो एडिशनल वेरिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस. हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. और इसमें एक मज़े की बात यह है कि जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो नॉर्मली होता है आपका यूटिलिटी बिल से, आपका बिजली, गैस, पानी का बिल, वो आपका एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है. हमने एनालाइज़ किया कि पाकिस्तान में जैसे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो वो बिल मेरे नाम पर नहीं आ रहा, या एक घर में मेरे वालिद साहब के नाम पर आ रहा है या किसी और के नाम पर आ रहा है, तो मैं वो किस तरह प्रोड्यूस कर सकता हूँ. सो उस पे हमने स्पेशल एक्सेप्शन पाकिस्तान के लिए पेनीयर में निकाला कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट, तो ज़ाहिर है बैंक अकाउंट होगा तो आप पेनीयर अकाउंट बनाएंगे, सो उस बैंक स्टेटमेंट को आप एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पेनीयर पर अपलोड कर सकते हैं. उस पर सेम एड्रेस होना चाहिए जो आपके पेनीयर एड्रेस में, उसके अपलोड कीजिए, कार्ड इशू हो जाएगा. अच्छा सर, एक आखिरी सवाल पेनीयर से रिलेटेड. हम लोग जब भी क्लाइंट को कहते हैं ना यार पैसे पेनीयर में ट्रांसफ़र कर दो, वो कहता है आई डू नॉट वांट टू. ये सम हाउ चैलेंज आता है. वो कहते हैं यार क्या तुम्हारे पास पेपॉल नहीं है, वो पूछते हैं. और मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ होता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है कि वाई देयर इज़ नो एक्सेप्टेबिलिटी रिगार्डिंग द ब्रांड. हम ये नहीं बात कर रहे कि वो आपका कार्ड चलता नहीं है या कुछ भी, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द ब्रांड्स परस्पेक्टिव, वाई इट इज़ सो. अगेन आई थिंक जो हमारी क्लाइंट साइड है, जिसको आप यूएस, यूके, यूरोप वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, यानी वो वाले कंट्रीज़ जहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, वहाँ पर वी आर वर्किंग वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रांड अवेयरनेस.
और इनमें आप इन द मंथ्स टू कम यू विल सी अ चेंज. वी आर मेकिंग वेरी इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्शियस डिसीजंस जिसके ऊपर इसकी जो ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी और फर्दर इंक्रीज़ होगी. लेकिन इन टर्म जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आपका जो पेनियर अकाउंट है उसमें आपके इंटरनेशनल रिसीविंग अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं. सो जैसे आप अपनी कंपनी का लेट्स से पेनियर अकाउंट खोलते हैं सो उसमें आपका बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खुल जाएगा. सो आप अपने क्लाइंट को बेसिकली ये क्लाइंट के पास विजिबिलिटी ऐसा उस तरह नहीं होती कि मैं पेनियर में पे कर रहा हूँ. आप अपना बैंक ऑफ अमेरिका का जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका देयर आर मल्टीपल अदर बैंक्स, अकाउंट नंबर भेज रहे होते हैं और वो आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. सो दिस कुड बी एन इंटरम सोल्यूशन बट यू आर राइट, वी नीड टू वर्क मोर इन टर्म्स ऑफ जो हमारी ब्रांड अवेयरनेस क्लाइंट साइड. ऑलराइट, थैंक यू. अच्छा सर, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द डिस्कशन, हमारे जो मुल्की हालात हैं इसमें पेमेंट लाना कहाँ से है? मतलब ये कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं फ्रीलांसिंग करें, स्किल भी ले लिए, पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, बट स्टिल हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, करंटली हम लोग जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जैसे भी हम डॉलर के रेट की बात कर रहे थे, तो चीज़ें बहुत क्विकली बदल रही हैं और बहुत क्विकली उस तरफ जा रही हैं कि हम लोग शायद मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं. इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बताएं मुल्क छोड़ दें या ना छोड़ दें, मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर स्टांस कि हम जिस हालात में अभी जा रहे हैं, आप भी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी भी है, मोहब्बत भी है, आप यहाँ रहते हुए क्या करें कि अपने आप को तो एटलीस्ट सिक्योर करें. मुल्क तो चलो सेकेंडरी प्रायोरिटी हो ही गया, अपना पेट पहले आ गया, घोड़े बाद में हो गए हैं, तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या करें यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइवल के लिए. राइट. अगेन जैसे आपने वो एथिक्स वाली सवाल पे कहा था कि इस पे अलग से 2 घंटे की एक पॉडकास्ट हो सकती है, लेकिन मैं इस पे एक चीज़ कहूँगा एक मिसरे से, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. राइट. इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं यार आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, भाई हम भी उस आवे का हिस्सा हैं. हम इस सिस्टम में हम जो करते हैं ना अल्टीमेटली वही हमें नज़र आता है. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आई थिंक देयर इज़ नो डिबेट और देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजरा है फाइनेंशियली. और फाइनेंशियली जब हम बात करते हैं और उसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहते अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम मॉरली भी बहुत करप्ट सोसाइटी हैं. ठीक है, मुझे अगेन अच्छा नहीं लग रहा, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ दिस कि वी आर अ मॉरली करप्ट सोसाइटी. और आप में जिसका जितना बस चलता है वो उतना हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली सिचुएशन है. तो इसमें प्लीज़ अपने आप को ज़रूर देखें, अपनी साइड को ज़रूर सेव करें, अपनी फैमिलीज़ को ज़रूर आप उनकी जो एक फ़ाइनेंशियल कुशन है उसको कंप्रोमाइज़ मत करें. अगेन मैं कोई ऐसी एडवाइस तो नहीं दे सकता, ना मैं इस काबिल हूँ इस एडवाइस देने कि आप पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर जाएं. हर कोई अपने पर्सनल यानी सर्कमस्टांसिस में रहता है, जो उनको बेहतर लगता है यहाँ रहना या बाहर जाना वो उनका अपना प्रोग्रेटिव है. लेकिन प्लीज़ जब हम दूसरे से कंप्लेंट या शिकायत करते हैं कि सोसाइटी ख़राब है, तो प्लीज़ आप भी सोसाइटी का, हम भी सोसाइटी का हिस्सा है. मैं ख़राब हूँ और हम सब ने मिल के इसको ख़राब किया और हम सब ने मिल के ठीक करना है. और ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ठीक नहीं होगा. आज छोटी छोटी एफर्ट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कुछ सालों में चीज़ें बेहतर. इंशाल्लाह. चलें सर, वी नीड टू कंक्लूड द डिस्कशन, और उसमें कंक्लूजन में मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो क्रक्स है ना ज़िंदगी का, वो आप हमारे साथ शेयर करें कि कासिम दिस इज़ द काइंड ऑफ मैसेज आई हैव, जो मुझे लगता है कि हमारी आवाम के पास बहुत ही कम है. जैसे आप डिसिप्लिन और एथिक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो इससे हट के या इसी के ऊपर अगर आप दोबारा फोकस करना चाहते हैं, एक क्रक्स दे दें कि हमें पता हो कि मोहसिन साहब की ज़िंदगी का ये क्रक्स है, अगर समवन वांट्स टू टेक इट एज अ टेक अवे तो वो लेके चले जाएँ और बाकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करते रहें. आई एम वेरी हम्बल्ड कि आपने मुझसे ये चीज़ पूछी है. आई एम नो एक्सपर्ट, आई एम नो गुरु, आई एम नो नन ऑफ दैट सॉर्ट. सो मैं किसी को एडवाइस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ अगर आपको पसंद आती है उसको अडॉप्ट कर लीजिए. अगर आपके पास उससे अच्छी चीज़ है तो प्लीज़ उसको अडॉप्ट कर लीजिए. मेरे जो कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 प्रिंसिपल्स के गिर्द है. पहला तो जैसे आपने कहा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन के बगैर इंसान नहीं होता. राइट.
जानवर और इंसान में कुछ डिसिप्लिन का फ़र्क होना चाहिए। दूसरा आपके एथिक्स, आपके वर्क एथिक्स की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, आपके सोशल एथिक्स भी उसमें आ जाते हैं। तीसरी चीज़, लाइफ इज़ अ मैराथन, इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट अ T20. Things will take time. Wait for them. Things happen at the time they are bound to happen. So wait for it. And last but not the least, be consistent, be persistent. हम शॉर्ट साइटेडनेस में आके 1 महीना, 1 साल, 5 साल मेहनत करके चीज़ें नहीं हो रही होती तो थक के बैठ जाते हैं। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से लगे रहें, चीज़ें हो जाती हैं। एंड दिस इज़ अगेन कनेक्टेड विद योर डिसिप्लिन पार्ट। हाँ, मैंने एक उस्ताद को कहते सुना था कि अल्लाह पाक ने जिसको जिस चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ने उस पर कोई गुण देख के उसको नवाजा है। अल्लाह पाक किसी को किसी चीज़ कुछ देखे बगैर नहीं नवाज सकता। अल्लाह इज़ द बेस्ट डिसीजन मेकर। तो आपके पास जो वर्ड्स आए हैं ये एक नाउन पर्सनैलिटी इंडस्ट्री थॉट लीडर की तरफ से आए हैं। अगर आप इनको पकड़ लेंगे तो शायद यू विल बी द पार्ट ऑफ द रेस ही इज़ ऑलरेडी विनिंग। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। चैटबॉट will keep on bringing such sessions for you, such discussions for you. I just need you to stay connected with us. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.